ठीक है, अगर कोई समस्या है तो पूछिए। वो जो अगर मैं बोलती हूँ ऑक्सीजन जाकर के सबसे लास्ट में लंग्स में कहाँ पे जाकर के स्टोर होती है या कहाँ पे इकट्ठा होती है? लंग्स के कौन से स्ट्रक्चर है वो? एल्वेलाई। ओके, एल्वेलाई या वायु कोष्ठक बोलते हैं। ठीक है, उसके द्वारा पैसेज के द्वारा ब्लड के द्वारा जो है वो किस में अच्छा ठीक है। हाँ, ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में पूछ लेती हूँ। जो ऑक्सी श्वसन है वो किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की। और होता कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया। कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी। ठीक है, और अनाक्सी श्वसन में कितने एटीपी का लाभ होता है? 2 एटीपी। एनर्जी किसमें ज्यादा जनरेट होती है? ऑक्सीजन होती है। ठीक है, बाकी अगर और एक चीज थोड़ा सा रह गया था, जो लंग्स है, मान लीजिए लंग्स है, जो नीचे की जो कैविटी होती है, लंग्स अपने हिसाब से ऊपर नीचे नहीं होता। तो नीचे जो है जो आपका फेफड़ा है वो एक कैविटी में एक मांस का टुकड़ा होता है, ऐसे समझ लीजिए, उसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। ये आपका खिसकता है, ये नीचे आएगा तो ऑक्सीजन इन, ऊपर जाएगा ऑक्सीजन आउट। तो लंग्स अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, जो डायफ्राम होता है वो मूव करता है। तो कभी एक्सीडेंट के द्वारा अगर डायफ्राम डैमेज होता है तो वो सांस नहीं ले पाता और ऑल ऑफ सडन डेथ हो जाती है। ठीक है, तो डायफ्राम है ना कि लंग्स इधर उधर हिलते हैं। डायफ्राम अगर स्लो नीचे जाएगा तो ऑक्सीजन इन, ऊपर जाएगा तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आउट, ऊपर नीचे तो लंग्स नहीं मूव करता है। क्या मूव करता है? डायफ्राम। ठीक है, ये कल शायद थोड़ा सा मिस हो गया था। तो आज जो हमें पढ़ना है, ये किस चीज का डायग्राम है? हार्ट। ठीक है, तो आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम दैट मीन्स, अगर इंग्लिश में बोले तो सर्कुलेटरी, और अगर हिंदी में कहेंगे तो क्या है? परिसंचरण तंत्र। ठीक, परिसंचरण का मतलब सही किसी भी चीज के बाहर घूमना, इस चीज में सर्कुलेट होना। कोई भी चीज, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कल आप शायद किसी और को पढ़ाएंगे, फिर वो आप जिसको पढ़ाएंगे वो किसी और को पढ़ाएंगे। ठीक है, या फिर ट्रेन की बात कर ले, ट्रेन है, एक जगह से बैठाती है, उतारती है, छोड़ती है, फिर लेती है, फिर बैठाती है। एक तरीके से एक सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब चीजें घूम के आ रही हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से आपके शरीर में भी चीजें सर्कुलेट होती हैं। किसका सर्कुलेशन? ब्लड का सर्कुलेशन। किसका? ब्लड का सर्कुलेशन। और क्यों? और ठीक है, तो उसको पूरे के पूरे सिस्टम को जो होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जैसे आप एक और समझ लीजिए एग्जाम्पल की तरह, जैसे आप किसी को पेमेंट करते हैं, गूगल पे कर दिया, आज का सबसे इजी कंसेप्ट है। आपने पेमेंट किया, या आपको थोड़ी देर बाद जो है पेमेंट किया तो एक नेटवर्क के थ्रू जाएगी, नेटवर्क के थ्रू मुझे प्राप्त होगी, या जैसे भी आप पेमेंट करते हैं। कभी कभी क्या होता है, टाइम भी लग जाता है। तो सर्कुलेशन का मेरा मतलब कहने का बस आप इतना समझिए कि बाहरी तरीके से जो चीजें सर्कुलेट होती है, हर चीजें पृथ्वी में बहुत सारी चीजों का सर्कुलेशन हो रहा है। एक साइकिल की तरह है। लड़कियों की बात कर ले, अभी आपकी शादी होगी, आप किसी घर में जाएंगे, फिर आपके भैया होंगे, वो किसी और को लेके आएंगे, तो मतलब ऐसे ही सर्कुलेशन चीजों का होता रहता है। तो उसी प्रकार से हमें सर्कुलेशन में पढ़ना है कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन, पर ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट से लेकर के, हृदय से लेकर के आपके पूरे शरीर तक, और शरीर से लेकर के हृदय तक, ये पूरा ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो इसी को पूरे सिस्टम में हमें पढ़ना होता है परिसंचरण तंत्र। अच्छा ठीक है, अब एक बात बताइए, हमारे शरीर में जो ब्लड जाता है वो किस में रहता है? ऐसे, हाँ, लिया, ये क्या है? सुगर वेन बोलते हैं मैम इंग्लिश में। अरे नॉर्मल सोचिए, जिसको पाइप में रहेगा, धमनी शिरा सुने हैं। अरे सिंपल लोकल लैंग्वेज नॉर्मल सीखिए तो आप सुनिए कि कोई ना कोई पाइप है कि ऐसे ही खून पूरे शरीर में भरा है, ऐसे ही ब्लड आपके पूरे शरीर में है, या फिर कोई चीज है जिसके द्वारा आपके अंदर शरीर में ब्लड है, तो पाइप है। ऐसे समझ लीजिए कि ब्लड के सर्कुलेशन के लिए आपकी बॉडी में एक पाइप है। ठीक है, पूरे शरीर में आपके पाइप का जाल बना हुआ है। अगर मान लीजिए ये भगवान ने ये पाइप ना दिया होता और आपके पूरे शरीर में ऐसे ही खून भर देता बिना कोई कनेक्शन के, बिना कोई पाइप के, तो आप जैसे गुब्बारा की तरह फूल जाते और कहीं से छेद मार दो तो पूरा खून बाहर। सही बात है नहीं? अगर आपके अंदर ब्लड में, अगर आपके अंदर, जैसे आप एक बात मानिए, छोटा सा कट लग जाता है तो क्या पूरे शरीर का खून बाहर हो जाता है?
नहीं होता ना, क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटी छोटी कनेक्टेड वेन्स है, मतलब पाइप के अंदर है। अगर जैसे एक और समझिए, अगर कहीं की टोटी टूट गई, जो टोटी समझते हैं, अरे टंकी के बाद पाइप, हर जगह जो कनेक्शन है, तो क्या पूरा टंकी का पानी हर जगह से, बाथरूम में भी पानी, किचन में भी पानी, हर जगह से नहीं ना, कहीं सिंगल जहाँ कनेक्शन टूटा है वहीं से तो पानी निकलेगा। तो अगर मान लीजिए आपका नस कट गया है या फिर कोई भी पाइप कट गई है तो हल्का सा ब्लड निकलेगा और नॉर्मल ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए आपके पूरे बॉडी में जो ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए एक पूरे सिस्टम है, आप ऐसे समझिए अभी की एक पाइप है, पाइप के द्वारा पूरे शरीर में, शरीर से हृदय में और हृदय से पूरे शरीर में जा रहा है। तो पाइप का पूरा जाल है। लेकिन क्या होता है, तो इसलिए ताकि क्या है कि आपको अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी चोट लगे, क्योंकि भगवान जानता था कि मनुष्य है, लड़ाई वड़ाई करेगा, अब एक घुसा मारेगा तो पूरा खून बाहर शरीर से मर गया, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, पाइप बनाया पूरे कनेक्शन में। ठीक है, अब ये पाइप को धमनी शिरा में अलग अलग करके बताऊंगी। ठीक, लेकिन क्या होता है, जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं या फिर आप जो छोटे जीव हैं, जैसे तिलचट्टा, कॉकरोच समझते हैं? ठीक है, कॉकरोच है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को हम दो तरीके से बांट देते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम को, परिसंचरण तंत्र को अगर हम दो भागों में विभाजित करें तो क्लोज्ड, बंद और ओपन। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज का मतलब बंद, बंद तो किसी में जाएगा जिसमें पाइप वाला कनेक्शन होगा, जिसमें क्या होगा, पाइप होगा, और ओपन में जिसमें ऐसे ही खून भरा रहेगा पूरे शरीर में, बिना किसी पानी के, बिना किसी पाइप कनेक्शन के डायरेक्टली ब्लड भरा रहेगा। तो ऐसे कोई जीव है जिसमें, तो देखिए दो तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक और होता है मिक्स्ड, एक होता है क्लोज्ड। क्लोज्ड आपका जितना भी मैमल्स है, जितना भी स्तनधारी जंतु जो अपने बच्चों को दूध पिला सकता है, जैसे बकरी, घोड़ा, भैंस, जो भी होता है, मनुष्य, ठीक है, वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। क्यों? उसमें क्या होगा, खून जो है, रक्त जो है, ब्लड है, वो किसमें बह रहा है, पाइप के द्वारा। ठीक है, अब पाइप के द्वारा। लेकिन जो कुछ ऐसे जानवर हैं जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे कि कॉकरोच। कॉकरोच किसमें आता है, इंसेक्ट में। इंसेक्ट में किसमें, आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा का है ना कॉकरोच, इंसेक्ट में आता है, आर्थ्रोपोडा में। तो कॉकरोच में क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो भगवान ने क्या किया, इनको दे दिया कुछ लोअर इन्वर्टिब्रेट, जिनकी भी आप जानते हैं, जैसे जिसका एक्सोस्केलेटन समझते हैं, जो बाह्य कवरिंग होती है, जिसकी मजबूत होती है, जो भी जिनमें भी ईश्वर ने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दिया, उनका ऊपरी तंत्र जो है वो मजबूत कर दिया। ऊपरी जो स्केलेटन है, जिसको बोलते हैं, जैसे कॉकरोच का आप देखेंगे तो ऊपरी जो कवरिंग होती है वो एक्सोस्केलेटन। जब आप स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे आगे तो उसमें एक होता है एंडोस्केलेटन, जो अंदर की आपकी हड्डियां हैं, और जो है एक्सो मतलब शरीर के बाहर की जो हड्डियां। तो जो कॉकरोच हो गया या ऐसे, तो उनमें क्या है, एक्सोस्केलेटन दे दिया ईश्वर ने, बोला कि चलो इसको तो हम ओपन दे रहे हैं, और अगर कभी इसको ओपन तो दे दिया, लेकिन क्या होगा, अगर कभी गलती से इसके ऊपर चोट लगी तो ये पूरा का पूरा कीड़ा मर जाएगा तुरंत। तो इसीलिए बोला चलो ठीक है, कवरिंग हम तुम्हारा मजबूत कर दे रहे हैं, तुमको अंदर नहीं बाहर हड्डी दे रहे हैं, ताकि तुमसे कोई लड़ाई भी करे या फिर तुम कहीं से चोट भी खाओ तो भी तुम्हारा ब्लड इतनी जल्दी वापस मतलब निकले ना शरीर से, कि एक ऐसे छोटा सा सुई निकला और पूरा कॉकरोच का खून बाहर। और एक कैरेक्टर और डेवलप किया कि इनका खून को चिपचिपा बना दिया, गाढ़ा बना दिया। आप कॉकरोच को मारिएगा तो क्या ऐसे हल्ले से खून पूरा बह जाता है क्या, कि पूरा कमरा भर गया, नहीं ना, नॉर्मल व्हाइट कलर का गाढ़ा चिपचिपा ब्लड निकलता है। तो जिनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी, घिन आ रहा है क्या, नहीं कुछ लोगों को होता है ना ब्लड, ऐसा मेरे को लगा ब्लड होता है किसी किसी को। तो क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ईश्वर ने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे भी दिया उसमें एक्सोस्केलेटन दे दिया। क्या दे दिया, एक्सोस्केलेटन मतलब समझते हैं बाहरी, बाह्य कंकाल। ठीक है, जैसे कॉकरोच हो गया। आप एक दो उदाहरण और अपने से सोचिएगा ऐसा जिसमें थोड़ी ऊपरी कवरिंग जो है मजबूत है, उसको एक्सोस्केलेटन दे दिया, उनका ब्लड चिपचिपा बना दिया कि कितना भी कोशिश कर लेंगे मतलब इतना फ्लुएंटली ब्लड नहीं निकलेगा। और कॉकरोच का तो ब्लड व्हाइट कलर का निकलता है, क्यों, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। ये समझ में आया। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक क्लोज बंद और एक ओपन। क्लोज का मतलब दैट मीन्स जिसमें कि ब्लड जो है वो पाइप में बह रहा है, मतलब उसको पूरे के पूरे शरीर में फैलाने के लिए पाइप का जाल बिछा हुआ है। और ओपन में क्या है, उसमें किसी भी तरीके के पाइप या ऐसी कनेक्टिविटी नहीं है, उसमें नॉर्मल ऐसे ही पूरे शरीर में ब्लड बह रहा है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ईश्वर ने एक्सोस्केलेटन दे दिया।
कॉकरोच दिमाग में रखिएगा तो याद रहेगा, ठीक है। एक्सोस्केलेटन दे दिया और उसका ब्लड कैसा बना दिया, चिपचिपा बना दिया, ठीक है। और एक होता है मिक्स्ड, मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तीसरा जो नंबर होता है मिक्स्ड सर्कुलेटरी, ये पाया जाता है मछली में, फिश में। तो मिक्स्ड का मतलब आप क्या समझेंगे, जिसमें दोनों हो, ओपन भी हो और क्लोज भी हो। तो फिश जो होती है, जो उसके गलफड़े होते हैं, गिल्स वाली संरचना, वहां तक तो उसकी वेन्स होती है, जो गलफड़े वाला सेक्शन है, यहाँ तक तो उसकी आर्टरीज एंड वेन्स, धमनी शिरा पाई जाती है। तो कभी आप उसके गलफड़े को पंक्चर करेंगे तो वहां से तो ब्लड निकलेगा। नॉर्मल आप मछली काटेंगे तो पूरा खून ऐसे बह नहीं जाएगा, लेकिन आप कभी मुर्गा काटते हुए देखिए या बकरा काटते हुए तो पूरा बहुत तेजी से, क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड के लिए क्या है, पाइप की कनेक्टिविटी है। तो आप कहीं भी कस के कट लगाएंगे तो पूरा ब्लड ड्रेन आउट होगा, पूरा ब्लड निकलेगा। लेकिन क्या है, मछली में क्यों नहीं खून निकलता, क्योंकि उसमें मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है, मिक्स्ड मतलब आधा ओपन भी है और आधा क्लोज भी है। ये समझ में आया? तो अब हमने जैसे पाइप तो पढ़ लिया, तो हमें सर्कुलेटरी सिस्टम हमें पढ़ना है ह्यूमन का, क्योंकि हमें क्वेश्चन आता है हार्ट से और ह्यूमन का। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में अब जो पाइप मैं पढ़ा रही हूँ वो दो तरीके की होती है। पाइप दैट मीन्स कि जो वेसल्स हैं या जो आपकी बॉडी में जो पाइप की कनेक्टिविटी है, उसको दो भागों में बांट दिया जाता है। कोई बताएगा? एक धमनी और एक शिरा। आपका ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80। शरीर में जो ब्लड आ रहा है वो 120 है, इतने प्रेशर के साथ आएगा, और जो निकल रहा है वो 80 होता है। 120/80 जो शरीर में ब्लड आ रहा है, दैट मीन्स बॉडी आ रहा है, क्योंकि हवा से आ रहा है, आपकी बॉडी से जो हार्ट तक पहुंच रहा है वो 120 है। जो हार्ट के बाद जो और पूरी बॉडी में अगेन रिलीज हो जा रहा है वो 80 है, ठीक। तो दो प्रकार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, आर्टरीज, और इसको वेन। अब देखिए, अगर इस पे अंतर किया जाए तो धमनी में जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब धमनी में या आर्टरी से, याद रखिए, धा से धमनी, धा से धनी, मतलब शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त, जो धनी लोग होते हैं वो साफ सुथरे, तो शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है जिसमें कोई बहुत अलग चीजें नहीं है, मतलब इसके ब्लड में ऑक्सीजन है। कल पढ़ाया था रेस्पिरेशन में ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन मिल रही थी, एटीपी बन रही थी। तो धमनी में जो बहने वाला रक्त है उसमें शुद्ध रक्त बहेगा, और उस शुद्ध रक्त का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन उपस्थित है। और शिरा में अशुद्ध रक्त, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, माइनस का मतलब ऑक्सीजन नहीं होता है। अच्छा, जब धमनी है ये क्या करेगी, हृदय तक, हृदय से, शरीर से जो है बॉडी से क्या होगा, हार्ट तक जो है ब्लड लेके आएगी। तो इसमें जो धमनी होती है, इसका जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, देखिए इसमें जो है, अच्छा एक बात बताइए, जो अगर प्रेशर किस पे लगेगा, कि अगर हमें हार्ट से पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाना है तब ज्यादा प्रेशर लगेगा, या शरीर से हार्ट में पहुंचाना है तो ज्यादा प्रेशर लगेगा? अगर हार्ट से आप बॉडी में, मान लीजिए एक छोटी सी जगह से, टंकी समझ लीजिए, टंकी है और टंकी से पाइप है हर जगह, तो उसमें पाइप, जैसे उस पाइप को ज्यादा प्रेशर लगेगा ना। एक टंकी से बहुत सारी पाइप है, उसमें हर जगह पानी को ले जाना है, तो प्रेशर ज्यादा लगेगा या कम? ज्यादा। लेकिन बहुत सारा पाइप है और एक जगह टंकी में भर रहा है तो प्रेशर ज्यादा नहीं लगेगा, ऐसे ही समझिए। तो इसमें हार्ट से जाता है ब्लड कहाँ, शरीर में, हार्ट टू बॉडी। थोड़ा बहुत इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके चल रहा है, समझ कोई दिक्कत तो नहीं, समझाने का मेन कंसेप्ट है। हार्ट से बॉडी, ठीक। और प्रेशर ज्यादा, तो दैट मीन्स 120, बहुत ज्यादा प्रेशर, एकदम तेज वाला प्रेशर, ठीक। तो हार्ट से बॉडी, और इसमें जस्ट उल्टा कर दीजिए, बॉडी से हार्ट की तरफ जाएगी वो सारी की सारी HEART, और इसका प्रेशर 80, थोड़ा कम, ठीक। इतना समझ में आया? इसमें 4-5 पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? आर्टरीज में कैसा,
अच्छा ठीक है, आर्टरीज में कैसा ब्लड घूमता है? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन मिला हुआ है। वेन्स में कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब ऑक्सीजन नहीं है। अब एकदम ऐसे थोड़ा सा याद रखिए कि एक टंकी से बहुत सारा पाइप है, तो हार्ट से बॉडी की तरफ जितना भी आपका ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड है, जितना भी आपके हार्ट से जितना भी ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड है, वो हार्ट से पूरे शरीर तक पहुंचाना है। पूरे शरीर तक क्यों पहुंचाना है? पूरे शरीर तक पहुंचाना है क्योंकि ब्लड कोशिका तक, कोशिका से ले जाके माइट्रोकांड्रिया तक पहुंचाना है। तो हार्ट तो ज्यादा प्रेशर लगेगा, तो जो जाने वाला ब्लड है उसका प्रेशर कितना? 120। हार्ट से बॉडी की तरफ प्रेशर ज्यादा, और इसमें क्या होगा? बॉडी से हार्ट की तरफ प्रेशर क्या होगा? कम। 120/80, 120/80 ऐसे ही चलता है ना। तो ठीक है, जो धमनी होती है वो आपकी गहराई में, मतलब अच्छा इसमें क्या होता है, एक ऐसा समझिए, धमनी और शिरा का जरा थोड़ा सा एक डायग्राम वॉल्व आपको समझाना है थोड़ा सा। ये क्या भूल गया? इमेज कहाँ गई इसकी? ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, आर्टरीज में किसी तरीके का आपको कोई वॉल्व दिख रहा है? नहीं। अच्छा, एक वॉल्व आप कहाँ लगाएंगे? जहां पे पानी, अगर मान लीजिए कहीं प्रेशर कम है, अगर पानी धीमे 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 चढ़ रहा है, तो उसकी संभावना है कि वो वापस रुक के वापस आ जाएगा। ठीक, तो जितना भी ब्लड है, जैसे मान लीजिए अब हम इसको रेड से क्यों दिखाया गया? क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन मिला हुआ है, शुद्ध है, इसलिए ये आर्टरीज है और धमनी है। ठीक है, और इसको जो दिखाया गया है नीला से अशुद्ध रक्त है, इसलिए इसको ब्लू से दिखाया गया है, ये वेन्स है। तो जिस चीज में प्रेशर से जा रहा है, जरूरी नहीं है कि उसकी कोई संभावना, मान लीजिए आप कोई गेंद है कस के फेंकेंगे तो उसका जरूरी नहीं है कि वो रिटर्न होके आ जाए। लेकिन अगर कोई चीज ऐसे पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, अगर कोई गाड़ी स्पीड से लेके जाएगी तो नीचे गिरने की संभावना नहीं है। जब आप कभी गाड़ी लेके जाइए हिल स्टेशन में, तो आप एक तेजी से स्पीड से लेके जाएंगे तो कम है, लेकिन अगर आप ऐसे धीमे चढ़ेंगे तो वापस भी आ जाएगी, धीमे चढ़ेंगे वापस आ जाएगी। इसीलिए इस पे क्या होती है? बॉल होती है। ये जो सफेद कलर का दिख रहा है, पेन नहीं है क्या? निकलेगा नहीं क्या? ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो वेन्स में क्या होता है? शिराओं में क्या होता है? वॉल्व होता है। क्या होता है? वॉल्व। और धमनी में नहीं होता। धमनी देखिए एकदम गोल गोल दिख रहा है, कोई वॉल्व दिख रहा है? ये देखिए एकदम बढ़िया गुंबद से बना हुआ कोई वॉल्व है? नहीं। तो धमनी में वॉल्व नहीं होता है, शिराओं में वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि शिराओं में ब्लड का प्रेशर बहुत कम है, ब्लड जो है बहुत स्लोली जा रहा है, धीरे 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 पहुंच रहा है। तो हो सकता है ये रिटर्न हो जाए, तो अगर कभी रिटर्न हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसीलिए ईश्वर ने यहाँ पे दे दिया क्या? वॉल्व। ठीक, वॉल्व दिया। तो शिराओं में क्या होता है? वॉल्व होता है, और धमनी में नहीं होता है। 4-5 अंतर समझ में आया धमनी शिरा में? ठीक है, इसके बाद देखिए जो धमनी होती है, धमनी जो होती है वो बहुत गहराई में है, क्योंकि भाई प्रोटेक्ट किसे करना है? जो हार्ट से बॉडी की तरफ खून ले जा रही है उसे को ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, कि अगर कहीं इसमें प्रेशर ज्यादा है, अगर कट लगेगा तो बहुत ज्यादा खून निकलने की चांसेस है और ब्लड से ज्यादा ड्रेन आउट हो जाएगा। तो किसको ज्यादा गहराई में डालना चाहिए? वेन्स को या आर्टरीज को? आर्टरीज को। आर्टरीज को क्यों ज्यादा गहराई में डालना चाहिए? कि कभी गलती से कट लगे तो चोट ना पहुंचे। तो आर्टरीज जो होती है वो आपकी बॉडी में गहराई में स्थित होती है। जो वेन्स होती हैं या शिरा होती हैं वो ऊपरी भाग में रहती है, जो आपके बॉडी में दिखती रहती है। ये सारी वेन्स हैं जो ऊपर नीली नीली दिखती रहती है आपके हाथों में, वो वेन्स हैं, वो ऊपरी हैं। जो लड़कियां ऐसे ड्रामा करती है कि मैं नस काट दूंगी, उसको कोई तो कचचा के अंदर से काटो तब समझ में आएगा। वो वेन्स काटेंगे उससे कुछ होने का नहीं, मरेगी नहीं, चाहे कितना भी कोशिश कर ले, वेन्स कटेगा। अगर आप हल्का सा हाथ काटोगे तो वेन्स कटेगी, उससे कोई होना नहीं, क्योंकि वो क्या है, बॉडी में ब्लड ले जा रहा है, उधर से निकलेगा, बंद हो जाएगा। उसको बोलो थोड़ा गहराई से काटो।
ज्यादा थोड़ा बल लगा के, ठीक, तब कटेगा आर्टरीज। ठीक, तो ये समझ में आया धमनी और शिरा में अंतर। ठीक है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत? स्पष्ट, ठीक है। अच्छा एक चीज है और, आपके जो बॉडी का टेम्परेचर देखिए, जो आपका ब्लड प्रेशर है वो 120, 120, 80, 120, 80 ऐसे होता है। तो कभी भी आप अपने ऐसे हार्ट रीजन में अपने बॉडी को रब करके देखिए, आपको गर्मी महसूस होती रहेगी। तो शरीर का ताप, ये ब्लड प्रेशर की वजह से जो आपकी बॉडी में 120/80 चलता रहता है, इसकी वजह से आपके बॉडी का तापमान नियंत्रित रहता है। क्या होता है, तापमान, आपकी बॉडी हीट जनरेट करती रहती है, हीट आपस में क्या होगी, जनरेट करती रहेगी। तो इसलिए जो है आपका तापमान जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे फिक्स रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हीट जनरेट कर रही है। 120/80, 120/80 चलता रहता है पूरा टाइम। तो आप कभी भी अपनी बॉडी को ऐसे रब करके देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हीट जनरेट, आपको मतलब गर्मी, ऊष्मा का महसूस होगा। तो बाकी एक कंसेप्ट था समतापी विषमतापी, वो तो समझ में आ गया था ना, इसी में थोड़ा सा इंक्लूडेड है। तो इतना समझ में आया है नहीं? बताइए। कोल्ड ब्लडेड एनिमल और वो बताने की दोबारा जरूरत है क्या? कोल्ड ब्लडेड एनिमल और वार्म ब्लडेड एनिमल, क्लियर है ना? 37 डिग्री सेल्सियस है, ये चीज मैंने कई बार बता दी। ठीक, तो इतने में आप बताइए, धमनी में शुद्ध रक्त होगा या शिरा में? हाँ ठीक है। और क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त किस में बहेगा? कौन गहराई में उपस्थित होगा? ठीक है। वॉल्व किस में होगी? वेन्स में, शिराओं में। ठीक है, किसको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है? आर्टरीज। आर्टरीज कहाँ से कहाँ तक ब्लड लेके जाएंगी? हार्ट से बॉडी। प्रेशर किसमें ज्यादा होगा? कितना? 120। और जो है प्रेशर कम किसमें होगा? कितना? चलिए बढ़िया, समझ में आ गया। अब इसके बाद जो है हम हार्ट से जरा ये समझते हैं कि हार्ट के द्वारा ब्लड जाता कहाँ कहाँ। पहले ये एक फ्लो चार्ट से हार्ट के द्वारा जो धमनी वाला एक रास्ता जाएगा और एक शिरा वाला। तो सबसे पहले जाता है महाधमनी। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? हाँ नहीं, क्या बोलते हैं? एओर्टा, एओर्टा बोलते हैं शायद, महाधमनी या फिर एओर्टा ही बोलते हैं। ठीक है, महाधमनी। महाधमनी के बाद जाता है, इंग्लिश में चेक कर लीजिएगा, धमनी। धमनी के बाद छोटी धमनी। हाँ एग्जैक्टली, छोटी धमनी है। कौन बोल रहा है? महाधमनी के बाद जाएगा छोटी धमनी, और छोटी धमनी के बाद केशिका, कोशिका नहीं, कैपिलरीज। यहाँ तक में ऑक्सीजन जो है खत्म हो जाएगा। ये धमनी है, दैट मीन्स महाधमनी एओर्टा है। और जो है क्या है, यहाँ से यहाँ तक लेके आने में ऑक्सीजन जो है फिनिश हो गया। तो अब इससे रिटर्न हो जाएंगे। तो रिटर्न होंगे तो वापस से इसमें सबसे पहले आएगा क्या? महाशिरा। महाशिरा उल्टा लेके जाएंगे। ठीक है, महाशिरा आएगा नहीं, सॉरी, इसके बाद यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से कैसे जाएगा? छोटी शिरा। अरे यार, केशिका, कैपिलरीज। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, जो सबसे ज्यादा केशिका के बाद अब नीचे से जब हम जाएंगे तो शिरा की तरह चलेंगे। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। हार्ट के बाद महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका। फिर इसका यहाँ से करिए, छोटी केशिका, छोटी, सॉरी क्या, शिरा। वापस आ रहे हैं ना, फिर क्या चलेगा? शिरा, फिर महाशिरा, और वापस किसमें? हार्ट में। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, और इसमें ऑक्सीजन है। ठीक, तो ये फ्लो ऑफ ब्लड है। पहले हार्ट से कहाँ जाएगा? महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका। अब यहाँ तक ब्लड जो है, ऑक्सीजन जो है खत्म हो गया है, तो यानी कि अब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको वापस ले जाना, छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, हार्ट। तो कैसे लेके जाएंगे? जो ये फ्लो होगा ये क्या होगा? महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका। अच्छा बताइए, ऐसी कौन सी, इनमें से ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन सहित और ऑक्सीजन रहित दोनों ब्लड जो है वो मिल रहा है? कैपिलरी। केशिका ऐसी जगह है जहाँ पे दोनों ब्लड मिल रहा है। ये वाला भी मिल रहा है, देखिए ऑक्सीजन भी मिल रहा है, और यहाँ से ऑक्सीजन रहित वाला भी आ रहा है। ठीक, तो ये एक फ्लो है, हार्ट से महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, हार्ट।
ऐसे ये फ्लो की तरह इसमें ऐसे ही चलता है। तो पहले हार्ट के द्वारा ब्लड गया महाधमनी, महाधमनी के बाद फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, फिर केशिका से पूरे बॉडी में, फिर बॉडी वाली जो है वो लेके चलेंगे छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा और हार्ट। ये बना लिया। महाशिरा क्या होगा? हाँ, महाशिरा ये वेना कावा बोलते हैं, आप इंग्लिश में चेक कर लेना। सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा बोलेंगे या फिर वेना कावा, एक बार चेक कर लीजिए। सुपीरियर वेना कावा ये उल्टा होती है और ये वेना कावा होती है। ठीक, ये बन गया। तो अभी हमने पहले धमनी और शिरा पढ़ लिया, धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट कर लिया। अब इसके बाद फ्लो में जो है आप जो पढ़ेंगे कि मतलब ब्लड जो धमनी और शिराओं में जा रहा है तो कैसे कैसे जाएगा। पहले महाधमनी आएगी, महाधमनी लेके जाएगी धमनी, धमनी के बाद फिर छोटी धमनी, फिर केशिका, फिर केशिका में सारा का सारा ब्लड खत्म हो गया ऑक्सीजन वाला, फिर छोटी शिरा, शिरा और महाशिरा। अब हमें हार्ट के चैम्बर पढ़ना है, क्या पढ़ने, कक्ष पढ़ना है। देखिए जो हार्ट होता है वो दो, अगर ऐसे डायग्राम बना दूं तो हार्ट का जो ऊपरी भाग होता है वो कहलाता है आर्ट्रियम या अलिंद, और नीचे का जो भाग होता है वो कहलाता है वेंट्रिकल या ये तो मैं ऊपर के जो दो चैम्बर है ठीक है, ये दो, ये ऊपर का जो भी सेक्शन है ये वाला, ये आर्ट्रियम है अलिंद, और नीचे वाला वेंट्रिकल निलय। तो आप ऐसे समझिए। अब इसको हम चाहे जितने भी सेक्शन में बांट दे, ये रहेगा तो अलिंद ही ना, और नीचे वाले को हम कितने भी सेक्शन में बांट दे वो रहेगा वेंट्रिकल। तो ऊपर का जो भाग है वो है अलिंद, ये अलिंद है, और जो नीचे के भाग होता है वो क्या है, निलय। ठीक, तो समझ में आया। दो भागों में हृदय जो है वो विभाजित है, अलिंद और निलय में। अब देखिए चैम्बर की बात की जाए तो हार्ट में 4 चैम्बर है। राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, 4 भागों में विभाजित है। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। ठीक है, दायां अलिंद, दायां अलिंद और बायां अलिंद, और दायां निलय और बायां निलय। तो मनुष्य का जो हृदय है उसके कितने चैम्बर है, 4। ठीक है, 4 चैम्बर है, और इसमें कौन कौन से हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद और दायां निलय और बायां निलय। लेकिन जो उभयचर होते हैं जैसे रेप्टाइल्स हो गया या फिर मेंढक हो गया, उसमें 3 चैम्बर होते हैं। नीचे का वेंट्रिकल जो होता है वो एक ही वाला मिसिंग रहता है। तो जो उभयचर है, उभयचर मतलब एम्फीबियास, एम्फीबिया मतलब मेंढक, और सरीसृप, सरीसृप का मतलब रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का मतलब अरे स्नेक, छिपकली, ठीक है, वो सारे के सारे सरीसृप हैं। तो इन दोनों में क्या होता है, जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर का होता है। कभी कभी पूछ लेता है इसमें ये लेफ्ट वाला वेंट्रिकल नहीं रहता, 2 अलिंद रहते हैं, 1 निलय रहता है, बस 2 अलिंद और 1 निलय। लेकिन जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ, वो किस में आ रहा है, सरीसृप में ही आ रहा है, रेंकी तो चल रहा है, उसमें एक्सेप्शन है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं। क्रोकोडाइल में 4 होते हैं। और कॉकरोच में कितने होते हैं, सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर भगवान ने कॉकरोच को बनाया, उसमें 13 होते हैं, 13 चैम्बर। कितने, 13 चैम्बर। तो मनुष्य में कितने, सॉरी, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4। ठीक है, और कौन कौन से, हाँ ठीक है। चैम्बर समझ में आया, चैम्बर तो बचपन से पढ़ रहे होंगे, इसमें जो है कोई समस्या नहीं होगी। एक सेकंड, सॉरी, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम अगर मैं बना दूं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां। इधर का जो हिस्सा है वो बॉडी है,
वो आपका ऑक्सीजनेटेड लंग्स वाला एरिया। ठीक है, अब ऐसे समझिएगा, इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जो शरीर से और कार्बन, बिल्कुल ध्यान सुनिए, चैम्बर वाला सेक्शन समझ में आया। डायलिंद बायलिंद इसमें तो कुछ है नहीं। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर, कॉकरोच में 13, बाकी के जितने भी उभयचर एम्फीबियाज और रेप्टाइल्स है उसमें 3। ठीक, तो शरीर का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड, जैसे शरीर में जितना भी ऑक्सीजन से नहीं है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला है, वो वाला जो ब्लड है वो सबसे पहले आता है किसमें? राइट आर्टरी में। शरीर से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो सबसे पहले कहाँ मिलता है? राइट आर्टरी में। कहाँ? दाया अलिंद में। एकदम ध्यान से कंसेप्ट लीजिएगा, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला इधर बॉडी है, बॉडी जितना वाला राइट वाला है उसको बॉडी लिख के समझिएगा। ठीक है, और लेफ्ट वाले सेक्शन को आप लंग्स लेके चलिएगा, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट तो समझ में आएगा। तो जितना भी ब्लड है जिसमें क्या है? CO2। क्या है? CO2 मतलब ऑक्सीजन नहीं है, वो सबसे पहले कहाँ आ रहा है? राइट आर्टरी, यानी दाया अलिंद। दाया अलिंद के बाद जो है अब कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। ठीक, इसके बाद जो जाएगा, ऐसे याद करिए, दाया अलिंद बॉडी से आएगा, दाया अलिंद, दाया निलय, और फिर इसके बाद जो है, फिर इसके बाद यहाँ से क्या होगा? अब इसके बाद ये पीछे घूम के होता है, ये नहीं कि यहीं से निकल लिया, यहाँ से घूम के जो आती है वो खुलती है। ये क्यों घूम रही है? यहाँ पे ये ले जाएगी लंग्स में, ये वाली जो आपको दिख रही है ना, ये वाली, एक तो ये वाली, एक तो ये वाली, ये दोनों लेके जा रही है फेफड़े में। पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब इंग्लिश में जो है लंग्स से संबंधित है, पल्मोनरी हिंदी में लंग्स से संबंधित है। ये जब वेंट्रिकल में आ जाएगा ना कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, ये वाला जो गेट है ये वाला खुलेगा, और यहाँ से ये वाला ले जाएगा कहाँ? एक तो अगर यहाँ लंग्स बना दीजिए और एक इधर लंग्स बना दीजिए, तो ये लंग्स में लेके जाएगा। अब लंग्स में क्या काम? कार्बन डाइऑक्साइड देना, ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीजन को लेकर के ये पल्मोनरी वेन ये लेके आएगी लेफ्ट आर्टरियम में। अब इसमें कौन सा ब्लड हुआ? ऑक्सीजन वाला हुआ ना, लंग्स में लेके गई, लंग्स से ऑक्सीजन चेंज करा के फिर ये लेफ्ट आर्टरियम। अब लेफ्ट आर्टरियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये एओर्टा, मैंने बताया ना, महाधमनी द्वारा पूरे शरीर ऐसे फैलते। तो सबसे इजी कंसेप्ट पहले अभी याद करिए कि कार्बन डाइऑक्साइड है जिसमें बॉडी से ब्लड जाएगा राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, और फिर इसके बाद लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, शरीर। ऐसे याद करिए, पहले बॉडी से जाएगा कहाँ? राइट आर्टरियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर इसके बाद कहाँ से आएगा? लेफ्ट आर्टरियम से, लेफ्ट वेंट्रिकल से शरीर। तो राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, बॉडी, फिर इसके बाद लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, पूरा शरीर। ठीक है, मतलब यहाँ से जो है, यहाँ से शरीर से आ रहा है, शरीर से पहली बार, शरीर से जो है आपका और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है राइट आर्टरियम। तो शरीर से आएगा सबसे पहले कहाँ? दाया अलिंद, फिर दाया निलय, फिर दाया निलय से फिर दाया निलय, बाया निलय, दाया अलिंद, फिर वापस बॉडी में। तो शरीर से जो सबसे पहले ब्लड आ रहा है वो कहाँ जाएगा? कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे पहले शरीर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे तो लाइन में से लिख लीजिए, जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या फिर जो अशुद्ध रक्त है, वो सबसे पहले कहाँ आ रहा है? दाया अलिंद। कहाँ? दाया अलिंद में। फिर दाया अलिंद से कहाँ जाएगा? बाएं निलय। अरे बाएं निलय में ही तो जाएगा, दाएं निलय में, सॉरी दाएं निलय में, राइट वेंट्रिकल में। दाया अलिंद से किस में जाएगा? दाया निलय में। दाया निलय से फिर ये क्या होगी? पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स में लेके जाएंगी, और लंग्स से शुद्ध करके लेके आएंगी ब्लड कहाँ? लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजन खुल गया, अब ऑक्सीजन से फिर लेफ्ट आर्टरियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और एओर्टा से पूरे शरीर में वापस। तो सबसे अच्छा बताइएगा प्रश्न, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सबसे पहले हृदय के किस भाग में आता है? दाया अलिंद। और जो शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त है, वो शरीर के सबसे अशुद्ध रक्त, ध्यान सुनिए, अशुद्ध रक्त शरीर के किस सॉरी हृदय के किस भाग में सबसे पहले आता है? और शुद्ध रक्त लेफ्ट आर्टरियम में। फिर से बताइए, शुद्ध रक्त शरीर हृदय के किस भाग में सबसे पहले आता है? लेफ्ट आर्टरियम में। और अशुद्ध रक्त राइट आर्टरियम में। समझ में आया?
चाहे तो इसको एक लाइन में ऐसे कर लीजिए, अशुद्ध रक्त या इम्प्योर ब्लड सबसे पहले हृदय के दाएं अलिंद में आता है या फिर राइट आर्टरियम में आता है। अशुद्ध रक्त दैट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम में लिख लिया था। अशुद्ध रक्त सबसे पहले किस में आता है? दाएं अलिंद में। ठीक है, तो ये समझ में आया। अशुद्ध रक्त सबसे पहले किस में आता है? दाएं अलिंद। दाएं अलिंद के बाद दाएं नीले में, दाएं नीले के बाद बाएं। देखिए अब इसमें हमें वॉल्व पढ़नी है। ठीक है, पूछता है जब अशुद्ध रक्त ये लेके आ रही है, अच्छा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, इसमें सॉरी डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, ये राइट आर्टरियम में लेके आ रही है, मतलब इसमें लेके आ रही है। तो सबसे पहले जब राइट आर्टरियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाएगा किसमें? दाएं नीले में। अब यहाँ पे क्या है? एक दरवाजा है, एक कपाट है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। तो दाएं अलिंद और दाएं नीले के बीच में एक दरवाजा होता है जिसको एक वॉल होती है, उसको क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, तो दाएं अलिंद और दाएं नीले के बीच में, अब ऐसा क्यों है? मान लीजिए अगर यहाँ पे वॉल ना हो और यहाँ से जब ये ब्लड यहाँ पे आए, अब इसको ले जाना है लंग्स में, और अगर ये वॉल बंद ना हो और यहाँ पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा ना, जब ये प्रेशर के द्वारा लंग्स में जा रहा है, तो अगर यहाँ पे वॉल नहीं होगा तो ये खुला रहेगा, तो इधर वापस नहीं चला जाएगा। तो इसीलिए राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में जो पहली वॉल होती है वो होती है ट्राइकस्पिड वॉल। दाया से याद रखिए, दाया ट्राई, ऐसा कुछ ऐसा मिक्सअप कर लीजिए, जो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व है। अब ये बताइए ये नीचे को खुलेगी या ऊपर को? नीचे को। ऐसे बंद है तो ऐसे ही ना खुलेगी। राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है तो ऐसे कैसे खुल जाएगा? ऐसे खुलेगी ना, ऐसे खुलेगी, रास्ता देगी। तो ट्राइकस्पिड वॉल जो है, इसीलिए इसका वो इधर को बना है जो नीचे की तरफ खुलती है, ट्राइकस्पिड वॉल। तो पहला प्रश्न पूछता है राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल? ट्राइकस्पिड वॉल। राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल? ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक, अब क्या है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको ले जाना है कहाँ? लंग्स में। लंग्स में ले जाना है, तो लंग्स में जो आपकी लंग्स को जो इंग्लिश टर्म है जिसको फुफ्फुस बोलते हो आप लोग, उसको फुफ्फुस बोलते हो ना, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी। अब देखिए ये हृदय से निकल रही है, हृदय से निकल रही है, तो हृदय से जो ब्लड ले जाती है वो धमनी होती है, शिरा होती है। हृदय से जो बॉडी की तरफ ब्लड ले जा रही है वो धमनी है, तो इसीलिए ये क्या है? धमनी है, और ये पल्मोनरी आर्टरीज है, डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन देखिए एक्सेप्शन यही है, जब लोग कहते हैं ना कि मैम अभी तो मैंने पढ़ाया कि धमनी में तो शुद्ध रक्त होता है, लेकिन ये ले जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये एक्सेप्शन है, यही अपवाद है। एक पल्मोनरी आर्टरीज होती है, खाली देखिए, क्योंकि ये निकल हृदय से रही है इसीलिए इसको आर्टरीज कहा गया है। और फुफ्फुस धमनी जो है, लेकिन ले कौन सा ब्लड जा रही है? ऑक्सीजन नहीं है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड है, अशुद्ध रक्त। तो ऑप्शन यही क्वेश्चन पूछता है, वो ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है? अभी तो मैंने बताया कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अब मैं बता रही हूँ कि अशुद्ध रक्त बह रहा है। अशुद्ध रक्त क्यों बह रहा है? क्योंकि ये लंग्स में लेके जा रही है ना शुद्ध करने के लिए। हृदय में ऐसी कौन, तो एक ही एक्सेप्शन आता है, पल्मोनरी आर्टरीज। वो बता रही हूँ वो क्यों आ रही है, वो बता रही हूँ, थोड़ा सबर रखिए। आर्टरीज अभी तो धमनी में चल रहा है ना, फिर कंफ्यूजन होगा, इसीलिए अभी पहले समझिए पहले वो क्यों सिरा के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये वाली जो होती है ना पल्मोनरी वेन, क्योंकि अब ये देखो वेन है, अभी बताते हो। आर्टरीज में समझिए क्यों इसको आर्टरीज, यही एक्सेप्शन है, फुफ्फुस धमनी। अगर प्रश्न में पूछेगा ऐसा कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरीज। यहाँ से समझ में आया? ये है राइट आर्टरियम, राइट आर्टरियम से ब्लड जा रहा है राइट वेंट्रिकल में, और इसके बीच में वापस से फ्लो ना जाए इसलिए ये वॉल्व है। तो सबसे पहली वॉल्व कौन सी?
ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल? ट्राइकस्पिड। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल? ट्राइकस्पिड वॉल। अच्छा ठीक है, आप देखिए अब ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड को जाना है इसमें पल्मोनरी आर्टरीज में, तो इसके यहाँ से भी वापस ब्लड न जाए, तो इसलिए यहाँ पे भी एक वॉल होता है जिसको ये वाला जो आपको रास्ता दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो गेट दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल। इसमें मेंशन नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे दिख नहीं रहा। ये पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी क्यों है? फुफ्फुस है, लंग्स में लेके जा रही है, इसीलिए पल्मोनरी। और वॉल्व है, दरवाजा है। अब ये ऊपर को क्यों खुलेगी? क्योंकि यहाँ से ब्लड ऊपर जा रहा है ना, तो गेट ऐसे नीचे को क्यों खुलेगी? नीचे को ब्लड वापस थोड़ा लाना है, ऊपर को लेके जाना है, तो दरवाजा हमेशा ऐसे ऊपर को खुलेगा। तो यहाँ से लेके जाएगी कहाँ ब्लड? कहाँ लेके जाना है? लंग्स में। हार्ट में क्या करेगी? तो हार्ट ही तो है, हार्ट से वापस हार्ट में। तो क्या है, चल बनता है। यहाँ पे एक लंग्स यहाँ बना देती हूँ और एक लंग्स यहाँ बना देती हूँ, समझ जाइएगा, ठीक है। ये लंग्स है, एक वाला लंग्स यहाँ से लेके आ गया और एक लंग्स यहाँ ले गया। अब लंग्स में आकर के क्या किया उसने? कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, ऑक्सीजन को दे दिया, ठीक। अब ऑक्सीजन जो लेके आ रहा है वो ये लेके आ रहा है, इसीलिए। लेकिन अब ये है तो शिरा, क्योंकि इसमें, क्योंकि आप देखिए ये वेन है, वेन है, शिरा है, क्योंकि लंग से निकल रहा है। मैंने बताया ना कि जब बॉडी से हार्ट की तरफ कोई भी आएगी वो शिरा होती है। बॉडी से हार्ट की तरफ जो लेके आ रही है, इतना ध्यान रखिए कि जब भी शरीर, हृदय से कुछ भी निकल रहा है वो धमनी है। हृदय से निकलने वाली जो भी होगी वो धमनी होगी, लेकिन अगर कहीं और से कहीं से भी आ रही है वो शिरा होगी। तो ये निकल कहाँ से रही है? लंग से आ रही है ना, लंग से लेके आ रही है ना, तो क्या हुई? शिरा हुई। लेकिन अब इसमें है कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड, इसीलिए एक्सेप्शन हो गया जो आप पूछ रहे थे, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स ये आ तो बॉडी से रही है ना, बॉडी से आ रही है, दैट मीन्स ये लंग्स लेके आ रहा है, और लंग्स से लेके आ रही है, लेकिन अब इसमें है ऑक्सीजन। वैसे तो मैंने अभी आपको बताया कि वेन्स में तो अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यहाँ पे तो शुद्ध है, ऑक्सीजनेटेड, इसीलिए ये भी एक एक्सेप्शन है। शिरा में सबसे ज्यादा एक्सेप्शन ये, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता भी इसी के पास है। तो अगर शिरा में एक्सेप्शन पूछेगा तो आप ये लगाएंगे पल्मोनरी वेन्स। तो जो शिराओं में जिसमें शुद्ध रक्त बहता है वो कौन सी होती है? पल्मोनरी वेन्स। अब ये लेके आ गई, अब देखिए ये वाली लेके आएगी तो कहाँ खुलेगी? लेफ्ट पर। तो सबसे शुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ आया? लेके कौन आया? कहाँ से लेके आई? लंग्स से। समझ में आया? ठीक। अब ये लेफ्ट आर्टरियम में तो आ गया, जैसे वहां पे वॉल वैसे यहाँ पे वॉल, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड। अगर लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन बाइकस्पिड वॉल नहीं देता है तो मिट्रल वॉल दे देता है। दोनों ऑप्शन एक ही चीज है, या तो मिट्रल वॉल या दोनों याद कीजिए, कभी कभी बाइकस्पिड दे देगा, कभी मिट्रल वॉल दे देगा। तो जो लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो दरवाजा है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। कौन सा वॉल? बाइकस्पिड वॉल, या फिर मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल, ठीक। अब देखिए, अब ये लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के आगे दरवाजा ऐसे बना तो ऐसे नीचे को खुलेगा, ठीक। कौन सा वॉल? बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, लेफ्ट और लेफ्ट में बाइकस्पिड, लेफ्ट और लेफ्ट में बाइकस्पिड, और राइट में ट्राइकस्पिड। और बाइकस्पिड को कौन सा वॉल बोलते हैं? मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल, ठीक। तो ये अब इसमें आ गया। अब इसके बाद यहाँ से जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, अब ये शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त है, कौन ले जाएगा? महाधमनी। महाधमनी कौन? एओर्टा। तो यहाँ से ये एओर्टिक वॉल होता है, ये एओर्टिक वॉल, ये लिखा है एओर्टिक वॉल। एओर्टिक वॉल खुलेगा और ये एओर्टा में चला जाएगा, और महाधमनी से धमनी, छोटी धमनी, केशिका, और केशिका से पूरे बॉडी। समझ में? एक बार और समझाऊंगी, ठीक है। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, ये तो बेचारा, इसको कौन ब्लड दे रहा है? हृदय तो ब्लड, हृदय को, हार्ट को भी तो ब्लड की सप्लाई चाहिए। तो एक होती है कोरोनरी साइनस, यहाँ से निकलती है कोरोनरी साइनस, जो हार्ट को ब्लड देती है, हृदय तक ब्लड लाती है, वो कोरोनरी साइनस है, ठीक है। ये तो सबको पहुंचा रहा है, ये लंग से लेकर पूरी बॉडी तक ले जा रहा है, लेकिन इसको भी तो ब्लड चाहिए। बिना ब्लड के ये कैसे काम करेगा? इसको भी तो खून चाहिए, इसको भी तो ऑक्सीजन जनरेट करना है, इसको भी तो एटीपी बनानी है। तो कोरोनरी साइनस होती है जो हृदय को ब्लड पहुंचाती है, ठीक। एक बार इतना किया, थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, लेकिन शायद थोड़ा बहुत कुछ घुसा होगा। एक बार और
कोरोनरी साइनस, ये हृदय को ब्लड देती है। ठीक, इसके बाद एक बार फिर से इसको फिर से रिवाइज करते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो, टफ ना लगे। जब आप कभी भी इस तरह का बढ़िया सा डायग्राम बना के रखेंगे ना तो आपको याद रहेगा कहाँ से कौन सा वॉल्व रहता है। ठीक, फिर से सुनिएगा। बॉडी है इधर, हमेशा इधर अपने आप को दाहिने हाथ में बॉडी याद रख लीजिए। यहाँ पे दाहिने हाथ में अपने दिमाग में लगेगी बॉडी है। जब बॉडी है तो शरीर से जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। राइट साइड में हमेशा लंग्स, दिमाग, लेफ्ट साइड में हमेशा लंग्स को दिमाग में रखिए और तब याद रहेगा O2, तो कभी नहीं भूलेगा। तो ठीक, तो राइट साइड में बॉडी है, बॉडी में है तो अशुद्ध रक्त है, ऑक्सीजन नहीं मिला है। तो ऑक्सीजन मिलाने के लिए पल्मोनरी, सबसे पहले पल्मोनरी छोड़िए, उसको कंफ्यूजन मत होगी। सबसे पहले अशुद्ध रक्त कहाँ आया? राइट एट्रियम। तो सबसे पहले अशुद्ध रक्त कहाँ आया? राइट एट्रियम में। अब लेके कौन आ रही है? अरे बोलो, बॉडी के बाद ये सुपीरियर वेना कावा और ये सारी जो है ये लेके आती है। तो ये जो है बॉडी में राइट एट्रियम में आया। ठीक, अब राइट एट्रियम से ये वाली राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो एक दरवाजा होता है या कपाट होता है, उसको कौन सा वॉल? ट्राइकस्पिड वॉल। कौन सा वॉल? ट्राइकस्पिड वॉल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भर गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से अब हमारा अशुद्ध रक्त है तो इसको कहाँ ले जाएंगे? लंग्स में। अरे क्या लीवर में ले जाओगे क्या? नहीं ना, लंग्स में ले जाओगे, लंग्स में ले जाएंगे। तो लंग्स को इंग्लिश में या फुफ्फुस कह लो, हिंदी में फुफ्फुस कह लो, फेफड़े कह लो या इंग्लिश में पल्मोनरी कह लो, बात एक ही है। तो उसको ले जाने वाली जो ये है धमनी है तो वो लंग्स में ले जाने, इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरीज। बॉल नहीं बेटा, पल्मोनरी आर्टरीज जो लेके जा रही है, हृदय से निकल रही है, हृदय से निकल रही है तो धमनी, लेकिन ब्लड कैसा है? अशुद्ध है और अशुद्ध रक्त है, तो इसलिए इसको ये लंग्स में लेके जा रही है पल्मोनरी आर्टरी। इधर से लेके जा रही है, एक पीछे से घूम के होगी तो इसलिए यहाँ बनी हुई है। ठीक, इसी तरीके से अब आप बताइए राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कौन सा वॉल? पल्मोनरी वॉल। कुछ ना याद रहे तो पल्मोनरी याद रहेगा, पल्मोनरी कपाट लगा दीजिए, वॉल लगा दीजिए, पल्मोनरी वॉल। फिर से रिवाइज कीजिए। जो अशुद्ध रक्त है सबसे पहले ये सुपीरियर वेना कावा, ये महाशिरा है, ये भी तो अशुद्ध रक्त ही लेके आ रही है ना, ये अशुद्ध रक्त लेके आ रही है सुपीरियर वेना कावा। तो ये क्या है? अशुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ आता है? शरीर से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम के बाद कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में। इन दोनों के बीच में कौन सी वॉल? अब ये अशुद्ध रक्त है, इसको कहाँ ले जाएंगे? लंग्स में। लंग्स में ले कौन के जाएगी? पल्मोनरी आर्टरीज। आर्टरीज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कहाँ से निकल रही है? हृदय से निकल रही है, हृदय से निकल रही है, इसलिए इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब ये लंग्स में ले जाएगी, ऑक्सीजन मिला देगी, ऑक्सीजन मिलाने के बाद अब हृदय में किसके द्वारा, लंग्स से किसके द्वारा ब्लड आएगा? पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। अब ये वेन्स क्यों है? क्योंकि बॉडी से निकल रही है और बॉडी से हार्ट में ब्लड आ रहा है, इसीलिए ये वेन्स है। लेकिन इसमें ब्लड कैसा? शुद्ध, ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड है। इसके बाद आएगा कहाँ? लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल? बाइकस्पिड या मिट्रल, बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल। कहाँ आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से अब कहाँ लेके जाए? अब यहाँ अशुद्ध रक्त है तो महाधमनी लेके जाएगी, तो कहाँ जाएगा? एओर्टा में। एओर्टा में, तो एओर्टा के बीच में लेफ्ट वेंट्रिकल और इसके बीच में कौन सा वॉल? एओर्टिक वॉल। कौन सा वॉल? एओर्टिक वॉल। और एओर्टा से कहाँ पहुंच जाएगा? महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका और शरीर। ये समझ में आया हार्ट का स्ट्रक्चर? कोई दिक्कत? और हृदय को रक्त कौन पहुंचा रहा है? हृदय को कौन रक्त पहुंचा रहा है? कोरोनरी साइनस। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए हृदय की 3 लेयर होती है। कितनी? 3 परत होती है, बाह्य, मध्य और आंतरिक परत। एक्सोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जो हृदय का आवरण होता है वो 3 परतों से मिलकर बना होता है। हृदय का आवरण 3 परतों से, ये जो एक ये वाली परत, एक ये वाली परत और एक ये बीच की, एक ये बाहरी परत, एक ये आंतरिक परत और एक ये बीच की परत। ठीक, बाहर परत, आंतरिक परत और मध्य परत। तो हृदय का जो आवरण होता है वो 3 परतों से, हृदय का जो
3 परतों से मिलकर के बना होता है। ऐसे लिख लीजिए, बाह्य परत, मध्य परत या आंतरिक परत या फिर एक्सो, मीजो और एंडोडर्म। एक्सोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। यहाँ तक हार्ट समझ में आया? यस। ठीक है। अब इसमें और कुछ इसमें रह गया, एक सेकंड में चेक कर लूं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बताना होगा। हाँ, एक चीज और है, पेसमेकर, ऐसे नोड। आपने सुना होगा हार्ट का जो है, एक डायग्राम में निकालूं तो वापस एपिकार्डियम। हाँ वही है, कार्डियम, कार्डियो से रिलेटेड है हार्ट। तो एपिकार्डियम या फिर वैसे करके कर लीजिए, या फिर बाह्य परत, आंतरिक परत, ऐसे कर लीजिए। बस पूछता है कितने परतों से मिलकर बना होता है। ये हार्ट तो एकदम गलत बना है, ऐसा हार्ट होता ही नहीं। ये फर्जी वाला हार्ट है। ठीक, देखिए इसमें कुछ वैसा लग रहा है। जो आपका ये डॉक्टर जो एक टेस्ट करता है हृदय की गति को, जो चेक करने के लिए आर्टरी या वेंट्रिकल को, उसको क्या बोलते हैं? ईसीजी। बस ये पूछेगा ईसीजी। हाँ ईसीजी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये जो मैंने आपको एक ब्लड बताई, एक वेसल बताई थी, सॉरी एक वेन बताई थी, जो हृदय को ब्लड ले जा रही थी, वो कौन थी? कोरोनरी साइनस। जो हार्ट अटैक आता है मैं वो बता रही हूँ कैसे होता है। तो आप जो लोग बहुत मोटे लोग होते हैं, बहुत सारे मोटे, या फिर बहुत फैट खाने वाले लोग, ठीक, तो उसमें क्या होता है, जब आप ज्यादा फैट कंज्यूम करते हैं या एकदम बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, औरतें मोटी मोटी वाली हाउस वाइफ से मुझे बहुत चिढ़ है, पता नहीं क्यों। आज के जनरेशन में कुछ भी बनो, हाउस वाइफ बनो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, फैट की एक परत जम जाती है। आप कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल, तो फैट की कोरोनरी साइनस में क्या होता है, ये जितने भी इसकी वेन्स हैं जो लेके आ रही है, पल्मोनरी या कोई भी और, तो लेकिन मेनली क्या होती है, कोरोनरी साइनस जो हार्ट तक आपको ब्लड लेके जा रही है, वो क्या करती है, उसमें फैट जमा हो जाता है। फैट जमा हो जाएगा, ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, तो हार्ट अटैक आता है। तो एक बार अगर जमा हुआ, एक तो इसको क्या करता है डॉक्टर, क्या करता है, जब बोलते हैं ना बाईपास सर्जरी, बाईपास का मतलब किसी चीज को इग्नोर करके निकल जाना। बाईपास बोलते हैं जैसे कि बाईपास हाईवे है, गांव में नहीं घुस रहे हैं या शहर में नहीं घुस, ऊपर से, तो क्या करते हैं कि इस हार्ट को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। और इसको रोक के क्या, आप रोकेंगे कैसे मैं बता रही हूँ। इसको जब यहाँ से चीरा लगाएंगे, अब मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं ऑपरेशन करके दिखाऊंगी, ठीक है, मैं बस बता रही हूँ कि कैसे होता है। यहाँ से चीरा लगा देंगे, चीरा समझते हैं, अरे काट, हाँ ठीक है, यहाँ से कट लगा देंगे, ठीक। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे जो बचा हुआ फैट है या फिर यहाँ पे जो जमा हुआ फैट है उसको हटाना है। तो अगर आप समझिए बस इतना, पहली लाइन आपको समझ में आ गई, हार्ट अटैक क्यों आता है, कोलेस्ट्रॉल और फैट जमा होने की वजह से। कहाँ जमा होगा, कोरोनरी साइनस में। क्यों अब हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि यहाँ ये लेके जा रहा है ब्लड सप्लाई हार्ट तक, अब हार्ट तक लेके जा रहा है, इसलिए क्या होगा, ब्लड सप्लाई थोड़ी सी बाधित होगी, रुकेगी, ठीक। तो क्या हो गया, यहाँ से कट लगा करके यहाँ पे ये वाली वेन्स और ये वाली है, जो मतलब एक लंग्स बॉडी से हार्ट की तरफ ले जा रही है, और या फिर जो है क्या कहते हैं, सॉरी लंग्स से हार्ट में ला रही है, या फिर लंग्स से जो हार्ट से जो है बाहर बॉडी की ओर, एओर्टा की ओर ले जा रही है। यहाँ पे एक मशीन फिट कर देते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, प्रेशर आर्टिकल्स में ज्यादा होता है या वेंट्रिकल में? आर्टरीज में ज्यादा होगा। आर्टरीज तो चुपचाप खड़ा है, वेंट्रिकल ना ऊपर नीचे हो रहा है, प्रेशर तो वेंट्रिकल लगा रहा है सारा। आर्टरीज में कैसे, इसीलिए जो आवाज होती है लब डब वाली, लब नहीं, खाली लब डब, हाँ कि लब करने लगो, लब करने तो पूरा वेंट्रिकल फूल जाएगा। कैसे, अगर खाली लब होगा तो पूरा वेंट्रिकल भर के एकदम चला जाएगा।
वेंट्रिकल लब डब, वेंट्रिकल्स में प्रेशर जो आपका 120 प्रेशर मतलब वेंट्रिकल्स में ज्यादा प्रेशर होगा क्योंकि उसको ना फेंकना है हर जगह से, वो लेके जा रहा है लंग्स में, वो प्रेशर डाल रहा है लंग्स की तरफ और वही लेके जा रहा है एओर्टा में। आर्टिकल का तो क्या काम है, वो तो सिर्फ खुलेगा पक्का से नीचे ब्लड, फिर खुलेगा फिर नीचे ब्लड। प्रेशर कौन जनरेट कर रहा है, नीचे वाला वेंट्रिकल। तो सबसे ज्यादा प्रेशर जो होता है वो वेंट्रिकल्स में होता है, ना कि आर्टरीज में। तो ठीक, यहाँ पे मशीन लगा देते हैं। ठीक, मशीन आप 120 80 120 जो 80 चलता है, तो वेंट्रिकल्स में जो होता है वो 120 रहता है, 120 120 80, ठीक है। और फिर वेंट्रिकल से जो एल्टा लेके जा रही है धमनी, उसमें 120 जनरेट रहता है। समझ में आया ना, वेंट्रिकल से गया, वेंट्रिकल से जा रहा है एओर्टा में, एओर्टा में जा रहा है ना, धमनी ना ले जा रही है, तो धमनी जो लेके जा रही है वो कितना 120 जा रहा है। तो इसीलिए मैंने बताया कि धमनी में ज्यादा प्रेशर रहता है 120। और आर्टरियम में तो कुछ काम ही नहीं है, उधर से बैठा हुआ है, वेंट्रिकल ऊपर नीचे हो रहा है। प्रेशर कौन जनरेट कर रहा है, वेंट्रिकल जनरेट कर रहा है। आर्टरियम, इसीलिए जो आपका क्वेश्चन भी पूछता है कि जो हार्ट की जो साउंड होती है वो क्या होती है, लब डब। अगर कहीं लब लब ऑप्शन हो तो मत डालेगा, लब 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 कर देगा मैम, लब लब लब, ऐसे नहीं, लब डब लब डब लब डब, ठीक, वेंट्रिकल का काम है। तो यहाँ पे एक मशीन लगा देते हैं, मशीन। अब ये क्या करेगी, अब देखो हार्ट को रोक के रखे हैं। अब ऐसा नहीं कि हार्ट को निकाल के इसको तल के खा जाएंगे, नहीं, हार्ट को यहाँ पे रोक के रखे हैं थोड़ी टाइम के लिए कि हाँ तुम थोड़ा सा रुक जाओ। फिर क्या होगा, यहाँ एक मशीन लगा दिया, यहाँ मशीन लगा दिया। अब मशीन क्या कर रही है, बस ये क्या करेगी 120 यहाँ से पंप करके इसको क्रॉस नहीं करेगी कि राइट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल फिर इधर नहीं, बस वो क्या करेगी, एक बार ले रही है वापस पहुंचा रही है, एक बार ले जा रही है लंग्स में ले जा रही है वापस पहुंचा रही है। उसको ये मतलब नहीं है कि लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल में ले जाओ फिर वो क्या करेगी, तुम अपना थोड़ा देर तुम रुको, तुम्हारा ऑपरेशन होना है, मैं तब तक काम संभालता हूँ। तो मशीन यहाँ दोनों फिट कर देते हैं, किसमें, जो लेके जा रही है शरीर में एओर्टा के पास, और यहाँ से जो लंग्स बॉडी से जो लेके आ रही है हार्ट में, ठीक है, वो हार्ट से जो ले जा रही है लंग्स में। तो ओवरऑल समझिए, ऑपरेशन नहीं करना है, बस इतना समझाने के लिए, ऐसे नोट समझाने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट डेवलप कर रही हूँ कि यहाँ पे रोक देते हैं। तो हार्ट को थोड़ी देर वेट मिल जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, जब हार्ट थोड़ी देर रुकता है, काट वाट के इसको फिट कर देता है, फैट वेट निकाल देता है, तब तक यहाँ बीच में मशीन लगा देता है। मशीन इसका काम जो है संभालते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब फिर इसके बाद जब फैट हटा दिए, अब इसको बाद मशीन को हटाना है, अब इसको हार्ट को वापस से जगाना है, ये थोड़ी देर के लिए रिलैक्स है। तो इसमें क्या करेंगे, करंट लगाएंगे, ये नहीं कि ट्रांसफार्मर वाला करंट लगा दिया, या तो इसको स्टार्ट करना है, वापस से इसको स्टार्ट करना है। तो इसको बहुत माइन्यूट करंट देते हैं, कहाँ देते हैं, राइट एट्रियम। अच्छा, कहाँ, जहां से शुरुआत हुई है वही ना करंट देंगे कि नीचे से कहीं भी दे देंगे, शुरुआत जहां से शुरू हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ, राइट एट्रियम से। तो राइट एट्रियम में जो है इसको जो है यहाँ पे थोड़ा सा करंट देंगे, हल्का सा झटका। तब आप देखे होंगे ना, जैसे हीरोइन लोग उसमें टीवी में ऐसे कस के प्रेस करती हैं, ऐसे उठ जाते हैं फिर, तो हार्ट भी, तो हार्ट क्या करता है, सोया रहता है, उसको झटका, अरे क्या हुआ, अरे मैं तो सो गया था, चलो फिर से पंप करते हैं, राइट एट्रियम, तो ये शुरू हो जाता है, ठीक है। वो तो कह रहे क्या कर दिया था, मेरे को बेहोश कर दिया था, अरे ये क्या कर रखे हो, फिर से सिल दो, वापस से सिल मिल के डॉक्टर फिट कर देता है। तो सब तो ऐसे नोड, पेस मेकर या ऐसे नोड जो करंट दिया जाता है, जो बिजली का झटका दिया जाता है, सबसे पहले कहाँ दिया जाता है, राइट। तो यहीं पे जो होता है, इसीलिए इसको यहाँ पे ऐसे नोड भी कहते हैं, या फिर पेस मेकर। पेस मेकर का मतलब पेस होता है किसी की चीज को गति देना, या फिर बॉल में शायद क्रिकेट में पेस का कुछ यूज होता है, मुझे आइडिया नहीं है, फास्ट है ना। तो जो आपका बिजली का झटका दिया जाता है वो राइट एट्रियम, हाँ, तो फिर क्या होगा, फिर से ये शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि आप इसको कहीं से भी फिट कर दिए, मशीन हटाएंगे तो अपने आप नहीं शुरू होगा ना, उसको वापस से स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए ऐसे नोड में हल्का सा, ये राइट एट्रियम में यहाँ पे होते हैं ऐसे नोड, उसमें हल्का सा करंट देते हैं, फिर अपने आप करंट जनरेट कर लेता है और वापस से फंक्शन हो जाएगा। सिल मिल के फुर्सत 8-10 लाख रुपया लाओ, बस काम खत्म। हाँ, यही लगता है ना, इंडिया की मेडिकल साइंस बहुत स्ट्रांग है। आप फॉरेन में ऑपरेशन कराएंगे 50 लाख, इंडिया की मेडिकल साइंस बहुत आगे है। यहाँ 7-8 लाख में, 5 लाख में आराम से ऑपरेशन हो जाता है हार्ट का, जिसका कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। अब एक बार जमा तो ठीक है, दोबारा काम खत्म हो जाएगा। इसीलिए ज्यादा फैट मत खाया करिए, कम खाया करिए, जैसे थोड़ा जैसे फैट कम हो उसको कम कंज्यूम कीजिए। एक बार 2 बार तो ठीक है, अगर तीसरी बार भी वही ब्लॉकेज वापस से हो जाएगा, तीसरी बार फिर से फैट जमा होगा तो फिर हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। अब इसमें जो है हमने हार्ट पढ़ लिया, हार्ट में धमनी, सबसे पहले हमने पढ़ा धमनी शिरा,
धमनी शिरा के बाद हमने पढ़ा हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, चैम्बर के बाद सॉरी बॉडी में कैसे फ्लो होता है, पहले महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, फिर इसके बाद हमने पढ़े हार्ट के चैम्बर। हार्ट के चैम्बर में बाद में पढ़ा हमने कितनी वॉल्व होती है, वॉल्व के बाद हमने ये पढ़ा पेसमेकर क्या है, ईसीजी क्या है, ये सारी चीजें हैं। इसमें और कुछ रह गया है, वो रह गया है ब्लड, रक्त। रक्त का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें पूरा चीजें लेनी पड़ेगी, WBC सारे के सारे, ब्लड से क्वेश्चन काफी आता है, तो वो टाइम टेकिंग है, वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? एक बार जाकर के आपके पास कोई थ्योरी की किताब हो जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम हो, लूसेंट हो, देखिए स्टेट PCS में कभी भी बहुत ज्यादा साइंस के जो क्वेश्चन बनते हैं वो कितने बनते हैं, 20 से 25। मुझे रेशियो नहीं पता, मैंने कभी PCS का एग्जाम नहीं दिया ना, मैंने कभी, मुझे पता है ना मुझे देना है, मुझे पास आपकी बुद्धि नहीं है, जितनी थी वो लग गई जहां तक लगनी थी लग गई, आप मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या है आपका इसमें से, मुझे जहां तक आइडिया है 12 से 10 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी के रहते हैं, और बायोलॉजी में भी क्या केवल और केवल ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना। तो ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे अगर आप थ्योरी लास्ट में, अब देखिए 24 तारीख से हमारे बोर्ड के एग्जाम, हमारी लग जाएगी ड्यूटी, क्या पता मिलना हो ना हो, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी आफ्टर एग्जाम में सर को, ठीक है, सर को जो है एक नोट्स आपको देके जाऊंगी, आप उनसे ले लीजिएगा, ठीक है। मैं अभी मेरे पास बहुत काम है, तो हो सकता है ना भी मिले, अब हम लोग कब मिले भगवान जाने, मिलेंगे, वैसे कोशिश रहेगी। सर क्लास तो लगाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कहाँ छोड़ेंगे। हाँ 11 अप्रैल के बाद, अब आज के इस हफ्ते के बाद 11 अप्रैल के बाद जो जिस बीच में एग्जाम है तो हाँ वही तो, यहाँ पे भी तो सेंटर है, तो वही चीज है ना। तो ये हफ्ता आपका रहेगा, ये आज मेरी लास्ट लेक्चर थी। इसके बाद जब अगर 11 अप्रैल के बाद पूरा एक महीना आराम से पढ़ेंगे, जो भी उसमें आप मुझे थोड़ा सा अपना सिलेबस दिखाइएगा, मुझे नहीं आइडिया है, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं जो है आपके सिलेबस पे थ्रू आउट करूँ। आप मुझे बायोलॉजी से रिलेटेड जो जो चीजें पूछ रहा है, एक बार आपके पास कहीं सिलेबस हो या कुछ लिखा हो, वो मुझे दीजिएगा, तो मैं थोड़ा कवर करूंगी कि इसमें क्या क्या रह जाएगा। वैसे मुझे तो सर ने सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए ही बोला है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाना है, जो आप मांगोगे ह्यूमन का। तो हार्ट का कुछ सेक्शन क्लियर हुआ। अब बाकी बात सबके पास, देखिए यूट्यूब में गाना मत देखा करिए, रील्स मत बनाया करिए, इंस्टाग्राम मत चलाया करिए, जब खाली समय हो तो उसमें 2-4 वीडियो देख लिया करिए अपने GS VS के, तो काम आएगा। तो अगर यहाँ से कुछ चीजें लैकिंग होगी तो हो सकता है कि, क्योंकि सबके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना, मेरे पास जितनी थी मैंने दे दी, तो हो सकता है कुछ छूट गया होगा, तो कोई और टीचर पढ़ा रहा होगा, वहां से ग्रैप्स कर लीजिएगा, वो लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक, समझ में आ गया। चलिए थैंक यू। आज छुट्टी थी, हुई नहीं, आज इलेक्शन का वो होगा ना, रिजल्ट आएगा, खूब मेहनत कीजिए, सारे फॉर्म भरा करिए जो जो भी आते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएशन तो सबने कर रखा होगा, अभी कोई ऐसा है जो जस्ट 12 वाला है, आप बढ़िया है, अभी से शुरू हो जाओ। रेलवे, बैंक, SSC कहीं मत छोड़ो, सब जगह भरो, क्योंकि पता नहीं होता कब कहाँ किस्मत साथ दे जाए। एक हम बस IAS बनेंगे वाला ड्रीम मत रखना, कभी कभी क्या होता है थोड़ा थोड़ा नीचे सेक्शन, और अपनी डिग्री को बढ़ाते जाओ, कहीं ना कहीं जहाँ कॉलेज में जाना पड़ता हो वहाँ से करते जाओ, BEd कर लो, BTC कर लो, कि कुछ नहीं तो प्राइमरी का तो मास्टर बन ही जाएंगे, ये वाला तो कर लीजिए, है ना, बिल्कुल है ना, क्योंकि बहुत ईजी है प्राइमरी और माध्यमिक में आना, बहुत आसान है। समझ लीजिए 2 महीने 3 महीने पढ़ लिए, आराम से टीचर बन गए, 60-70 हज़ार रुपए सैलरी, कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ाइए घर जाइए, पढ़ाइए घर जाइए, मन करे तो ना भी पढ़ाइए, बैठ रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये है समस्या, ऐसे ही है, और कोई कुछ दिक्कत नहीं है। और प्राइमरी को तो मास्टर लो और आराम, कोई समस्या नहीं है। तो आप अपनी डिग्री को जरूर, मतलब BA करके या BSc करके स्टॉप मत कीजिएगा। मैं सजेस्ट करूंगी कि बहुत सारे लोग, कुछ लोग BEd कर लो, कुछ लोग BTC कर लो, अगर पैसे वैसे का जुगाड़ हो पा रहा है, कैसे कैसे करके इधर उधर से थोड़ा बहुत उधार लेके करके कर डालो, अपनी डिग्री इनहेंस करो, क्योंकि सिर्फ ग्रेजुएशन के बल पे नौकरी पाना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। सिर्फ ग्रेजुएट रहोगे तो क्या भरोगे, ठीक है, BEd कर लो, BTC कर लो, CTET दो, UPTET दो, ये सब तो बहुत आसान है, 2-4 महीने की तैयारी सब सक्सेस हो जाओगे आराम से। CTET मैम 3 बार दे चुकी हूँ, लाओ दो, मैं बताऊंगी एक बार देना, तो मैं हो गई क्लियर 3 बारी में, जूनियर प्राइमरी था, तो बस क्लियर है, फिर आपकी बार वहाँ 69,000 में नहीं भरा था मैम, जब तक हमारा BEd क्लियर नहीं था। अब आएगी निपटा लो, पढ़े रहो, सुपर टेट देना, तैयारी कर रही है। हाँ सुपर टेट, चाइल्ड साइकोलॉजी वगैरह तगड़े से तैयार करो, बहुत क्वेश्चन आते हैं उससे, बेसिक रटन तोता वाला है, CTET, UPTET, ये सारी चीजें
खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए, जल्दी जल्दी नौकरी पाइए। 25 साल के बाद मन नहीं करेगा नौकरी पाने का। हाँ सही बता रहे हैं। कितना पढ़ेंगे भाई, एक लिमिट होता है, मेरा तो नहीं हो सकता है। शौक बाकी कभी कुछ हो तो मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक।